Hello all. After discussing all the theory part, now it is time to understand how to solve a practical question. Okay? ये मॉड्यूल में हमें ये देखना है कि हम स्टेप क्या-क्या रखेंगे टू सॉल्व अ सम. तो जैसे देयर आर डिफरेंट स्टेप्स टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वैसे एनपीओ के लिए भी हमें याद रखना है कि फाइनल अकाउंट्स अगर एनपीओ का करना है तो कौन से स्टेप हमें लगेंगे. सो फॉर दैट व्हाट विल डू इज विल टेक वन एग्जांपल. एक क्वेश्चन टाइप हम देखेंगे. ये जस्ट एक रैंडम एग्जांपल है टू मेक यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन कैसे आता है, स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं और कैसे वो धीरे धीरे सॉल्व होगा. So this is a balance sheet given on 1st April 14 and this is a receipt payment account also given at the year ending 31st March 15. तो ये April 14 का बैलेंस शीट मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट कहलाता है. हमें रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए. बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी हैव टू डू इज, यूजुअली क्वेश्चन में हमें बोला जाता है टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो ये इंफॉर्मेशन से हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट करने बोलते हैं. अभी सबसे पहला स्टेप क्या है? मार्क द आइटम्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट इफ एनी हैविंग एडजस्टमेंट. जिन जिनको एडजस्टमेंट है वो मार्क कर लेंगे. जैसे एडजस्टमेंट पहला है आउटस्टैंडिंग सैलरीज का. सो सैलरी यहां पे दिख रहा है हमें पेमेंट साइड पे, उसको मार्किंग कर लो ताकि याद रहे उस पे एडजस्टमेंट है. फिर डेप्रिसिएट फिक्स्ड एसेट्स बोला है. फिक्स्ड एसेट आपको दिख रहा है बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसको मार्क कर लो. फिर अनपेड पेपर एंड पीरियोडिकल बिल. सो ये देखो पेपर एंड पीरियोडिकल दोनों जगह पे नहीं है. अगर आप ठीक से देख रहे हो दोनों जगह पे नहीं दिया है. इट नाइदर रिलेटेड टू एनी आइटम ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट नॉर ओपनिंग बैलेंस शीट. सो फिलहाल के लिए तो स्किप करेंगे क्योंकि मार्क करने के लिए कुछ है ही नहीं अपने पास. देन नेक्स्ट इज स्टेप 2, मार्क द इफेक्ट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट अलोंग विद द कंसर्न्ड एडजस्टमेंट. ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट्स दिए हैं वो कहां पे लिखना है हमें सॉल्यूशन में, वो मार्क कर लेंगे. अगर उसका कोई एडजस्टमेंट रहेगा तुरंत उसी वक्त उसका भी मार्किंग कर देंगे. सो ये देखो ये एब्रिविएशंस हम यूज करेंगे फॉर मार्किंग. ई स्टैंड्स फॉर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड. I stands for income expenditure account credit side, that is income side. BA stands for balance sheet asset side and BL stands for balance sheet liability side. तो जो भी मार्किंग करना है यहाँ पे ये एब्रिविएशंस हम यूज करेंगे. एक बार वापस देख लो एंड देन विल प्रोसीड. सो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट किया. पहला है कैपिटल फंड. सो दिस द ओपनिंग कैपिटल फंड, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें मिला है. फ्रॉम दिस फंड विल स्टार्ट आर क्लोजिंग बैलेंस शीट. मतलब जो हमें एट द ईयर एंड बैलेंस शीट बनाना है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट वो हम ये फंड से स्टार्ट करेंगे. ऑब्वियसली तब क्या करेंगे, कैपिटल फंड का जो अमाउंट है ये इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है करंट ईयर में सरप्लस हो या डेफिसिट हो तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा, और कोई हमें एडजस्टमेंट्स होगा कैपिटल फंड से रिलेटेड तो वो करना पड़ेगा. सो ये हमें लिखना तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में है लेकिन अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, ये हमेशा याद रखो. रेडीमेड अगर कैपिटल फंड दिया ही है वेल एंड गुड. अभी आते हैं एसेट पे. फिक्स्ड एसेट्स कहां पे लिखेंगे, तो बैलेंस शीट एसेट में अगेन दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. उसके बाद उस पे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट से माइनस होता है. सो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट. दूसरा देखो अभी आपको इतना आदत हो गया ना, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आएगा माइनस फ्रॉम एसेट प्रॉफिट लॉस डेबिट. करेक्ट है फॉर ट्रेडिंग बिजनेस. यहां पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है तो माइनस फ्रॉम एसेट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट लॉस डेबिट के बदले क्या लिखना है, इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट. ये देख लो ये दो इफेक्ट आएगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज कैश इन हैंड. अभी ये कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है जो ऑलरेडी हमने रिसीट पेमेंट अकाउंट में दिखा दिया. इफ यू ऑब्जर्व ये 20,000 है, ये भी 20,000 ही है. ये ओपनिंग था तो रिसीट पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस आपको मिल जाएगा एज अ ओपनिंग बैलेंस. ठीक है. अभी ये कहीं पे भी नहीं लिखना है इसीलिए उसको ऑलरेडी इफेक्ट आ गया. नाउ ओपनिंग बैलेंस शीट का इफेक्ट हमने लिख दिया, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट का भी इफेक्ट समझ लिया. स्टेप 3 इज मार्क द इफेक्ट्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अलोंग विद कंसर्न्ड एडजस्टमेंट. सो रिसीट पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले रिसीट साइड पे यही है, ये हमने नहीं लिखना है. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ चुका है. सो देयर विल बी नो इफेक्ट. ये फिटनेस हो गया 20,000 ये आ गया. ये हर बार जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट आएगा आपको आमने सामने दिखेगा. जो भी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का अमाउंट है वो यहाँ पे आपको रिसीट साइड में मिलेगा.
अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया है, प्लीज ध्यान से सुनो, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया है तो यू हैव टू अज्यूम कि ये जो बीडी है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया है, जस्ट इमेजिन करना है हमें, और तब भी इसका इफेक्ट तो देना ही नहीं है। कभी कोई क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया जाता, कभी सिर्फ रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया जाता है, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो बैलेंस बीडी है वो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से ही डिराइव किया है, तो वो हमें लिखना नहीं है कहीं भी। मूविंग फर्दर, सब्सक्रिप्शन, इट इज रेवेन्यू इनकम, जनरल सब्सक्रिप्शन है ये, सो ये हम लिखेंगे इनकम साइड में। रेंट ऑफ हॉल, अगेन दिस इज रेवेन्यू इनकम, तो ये भी लिखेंगे इनकम साइड में। फिर पेमेंट साइड पे आ जाते हैं सैलरीज, सैलरीज आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो ये आएगा एक्सपेंडिचर में, और उसको एडजस्टमेंट है तो तुरंत वो एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या करते हैं हम, आउटस्टैंडिंग एक्चुअल सैलरीज में ऐड करते हैं, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, हम लायबिलिटी में लिखते हैं। वही दो इफेक्ट यहां पे भी देना है, ऐड टू सैलरीज एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी। सेम देखो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप अगर आपने ठीक से किया तो उसके एडजस्टमेंट्स यहाँ पे काम आएंगे आपको, ठीक है, अलग से नए से कुछ नहीं कर रहे हम ना। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जो हम नए से करेंगे, तब मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट ये हमने ऑलरेडी कर दिए। सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगेन इट इज टोटल पेटी एक्सपेंसेस पेड, इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, सॉरी। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रेवेन्यू है, अगेन एक्सपेंडिचर में। ये देखो बैलेंस सीडी, मैंने आपको बोला बैलेंस बीडी हमें कभी भी लिखना नहीं है, दो इट इज फॉर कैश और बैंक। क्यों? क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हम लिख चुके हैं। बैलेंस सीडी द क्लोजिंग बैलेंस, जो हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया है, इसके लिए वापस नहीं लिखना है, बट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए, मतलब जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे इन आंसर शीट, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट रहेगा, वहां पे वो दिखना चाहिए। सो इसीलिए बैलेंस बीडी ये जो है वो कैश इन हैंड का बैलेंस है, विच विल रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है ये। नाउ ये हो गया, हमने रिसीट पेमेंट अकाउंट का भी मार्किंग कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मार्क द इफेक्ट ऑफ रिमेनिंग एडजस्टमेंट। देखो ये दो एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए जब ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट पेमेंट मार्क किया साइमल्टेनियसली। ये जो एडजस्टमेंट था वो अलग था, इसका ओपनिंग बैलेंस शीट या रिसीट पेमेंट अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ये रिमेनिंग एडजस्टमेंट है। क्या बोला है? अनपेड पेपर एंड पीरियोडिकल बिल इज 1000, सो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अभी तक पे नहीं हुआ, ऐसा वाला एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे हम, ये अलग से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में लिख देंगे, एज इट इज एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। अगर हमें पेपर एंड पीरियोडिकल्स ऐसा दिया होता तो हम उसमें ऐड करते, नहीं दिया है तो हम अलग से लिखेंगे, और दूसरा ये तो आउटस्टैंडिंग है ही, मतलब पेएबल है ही, इसलिए लायबिलिटी साइड में भी लिखेंगे। सो एज एक्सपेंस विल रिकॉर्ड इट इन इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट, एज पेएबल विल रिकॉर्ड इट इज लायबिलिटी साइड। सो ये एडजस्टमेंट्स हमने सब मार्क कर दिए। अभी स्टेप नंबर 5 क्या है? रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट along with concerned items of opening balance sheet, receipt payment account, ठीक है। सो ये हम करेंगे स्टेप नंबर 5 में। तो सबसे पहले हमने ये इन द बुक्स ऑफ अगर दिया रहेगा नाम तो आप लिख दोगे, नहीं तो आपको ये जो एडजस्टमेंट्स है उसके इफेक्ट रिकॉर्ड करने। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया फॉर द ईयर एंडेड, जैसे P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं हम, वैसे ये लिखा है। एक्सपेंडिचर साइड इज डेबिट साइड, इनकम साइड इज क्रेडिट साइड। हमने लिखा टू सैलरी 70,000 एक्चुअल अमाउंट है, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 ऐड करना है, और अमाउंट आउटर में आ गया 80,000। सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका बैलेंस शीट में ऑन लायबिलिटी साइड, तो हमने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये तो आपने बहुत बार किया है इन योर यूजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स, तो मैं ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको पता है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट था अबाउट फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट कितने दिए ओपनिंग बैलेंस शीट में? 80,000, वो पहले इनर कॉलम में लिख देंगे, और उसके ऊपर 10% हमें डिप्रिसिएशन बोला है, तो 8,000, तो आउटर में आएगा 72। 8,000 का सेकंड इफेक्ट जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट में, सो वहां पे लिख देंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड 8,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है अनपेड पेपर एंड पीरियोडिकल बिल। तो जैसे हमने बात किया, अगर पेपर पीरियोडिकल अलग से दिया होता तो हम उसमें ऐड करते, नहीं दिया, इसके लिए अलग से लिख रहे हैं 1000। और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड में एज यूजुअल, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी का दिया था वैसे ही आउटस्टैंडिंग बिल फॉर पेपर एंड पीरियोडिकल।
ये तीनों एडजस्टमेंट हमने लिख दिया, काम तमाम। आगे पोस्ट रिमेनिंग आइटम्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट छोड़ के और कुछ था, कैपिटल फंड था, तो लायबिलिटी के फर्स्ट लाइन पे लिखने का हमेशा इनर कॉलम। देखो आप लोग जब नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स करते हो, कैपिटल का अमाउंट जो है वो हमेशा इनर में लिखते हो ना, क्योंकि या तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस एडजस्ट करना होता है, ड्रॉइंग्स है या और कोई एडजस्टमेंट्स है, वो सब एडजस्ट करने के लिए हमेशा इनर में लिखते हो। वैसे कैपिटल फंड भी अगर यहाँ पे दिया है, पहले इनर में लिखने का, आउटर में डायरेक्टली कभी नहीं। देन मूविंग फर्दर, नेक्स्ट पोस्ट द रिमेनिंग आइटम्स ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो रिमेनिंग था कैपिटल फंड लिख दिया, अभी रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो जो बचा है वो लिखेंगे। सो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इनकम में लिख दिया, रेंट ऑफ हॉल इनकम में लिख दिया, फिर सैलरी एडजस्टमेंट के वक्त हो चुका है, उसके बाद आएगा सन्ड्री एक्सपेंस 30,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 30,000, और ये जो बैलेंस है जैसे मैंने बताया दिस इज क्लोजिंग बैलेंस फॉर कैश, तो ये बैलेंस शीट में लिखना है कैश इन हैंड, लिख दिया। अभी क्या करेंगे, फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट इफ प्रिपेयर्ड। ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाया नहीं, यहाँ पे रेडीमेड दिया था, तो रेडीमेड कैपिटल फंड अपने पास अवेलेबल था, वो हमने ऑलरेडी लिखा है। जैसे मैंने बोला ना, कभी कभी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया नहीं रहता है, तो कैपिटल फंड ढूंढने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। जब क्वेश्चन आएगा वैसे टाइप का मैं आपको वापस बताऊंगा ही। फिलहाल ओपनिंग कैपिटल फंड अपने पास अवेलेबल था, तो ये स्टेप हम इग्नोर करेंगे, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ट्रांसफर सरप्लस और डेफिसिट टू कैपिटल फंड, ये तो एज यूजुअल विच एवर साइड इज हेवियर उसमें से लोअर वाला साइड माइनस करो टोटल, और फिर बैलेंस निकालो पहले, फिर heavier total on both the sides, है ना, balance on lower side above the total, तो ये incomes are more than expenses, वैसे ही heading आएगा to excess of income or expense in bracket surplus। surplus है तो क्या करना है, हमने ये थियरी के वक्त बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है, ये ऐड करना है इन कैपिटल फंड। ये देख लो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे 1000, तो फिर 11,000 आएगा, 11,000 बोलो 1,01,000 आएगा इन आउटर कॉलम, और फिर टैली करना है आपका बैलेंस शीट। आपके मन में अगर पाप नहीं है तो बैलेंस शीट टैली होगा, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पे आपका लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों 1,12,000, ये मैंने ऐसे ही बोला, मन में पाप नहीं तो टैली होगा। नहीं तो बोला कि सर हम तो मासूम है लेकिन फिर भी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, वैसे नहीं, आपने अगर ठीक से किया है एडजस्टमेंट्स तो हमेशा बैलेंस शीट टैली होगा। सो दिस इज हाउ वी शुड बी सॉल्विंग क्वेश्चन। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं हर बार और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने आपको ताकि आपको याद रहे कि स्टेप्स कैसे फॉलो करना है। सिर्फ स्टेप्स से रिलेटेड अगर आपको पॉइंटर्स चाहिए तो आप लिख लो, ये वापस देख लो मॉड्यूल, और खाली स्टेप एक के बाद एक कौन सा है वो लिख लो, और फिर मिलते हैं अगले मॉड्यूल में जहां पे हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। See you there.